सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बहुत से टॉपिक्स पर वीडियो देख ली है जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षण कौशल से आपके सुपर टेट में 10 क्वेश्चन और बाकी टेट अदर शिक्षक भर्ती में जैसे DSSB रेट और KVS वगैरह में भी इससे क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में देखा हंटर कमीशन। आज हम देखेंगे शिमला समझौता, शिक्षा समझौता, जो कि 15 दिनों चला था। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। शिमला शिक्षा समझौता जो कि 15 दिन चला था। यह सम्मेलन सितंबर 1901 में करजन द्वारा बुलाया गया। यह एक अत्यंत गोपनीय सम्मेलन था, इसलिए कुछ इतिहासकार इसे गुप्त शिक्षा सम्मेलन भी कहते हैं। इस सम्मेलन में 152 प्रस्ताव पास किए गए और किसी भी भारतीय को नहीं आमंत्रित किया गया। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शिमला समझौता में कोई भी भारतीय आमंत्रित नहीं था। अगला पॉइंट है हमारा विश्वविद्यालय आयोग 1902। शिमला की गोपनीय शिक्षा सम्मेलन से मिली आलोचना के बाद भारतीय विश्वविद्यालयों में सुधार करने की दृष्टि से करजन ने 27 जनवरी 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। तो फ्रेंड्स, विश्वविद्यालय आयोग 1902 के जो अध्यक्षता थी थॉमस रैले ने की थी, जिसको करजन ने 27 जनवरी 1902 में इसका अध्यक्ष बनाया था। और इस आयोग का हम सुझाव देख लेते हैं। विश्वविद्यालय के सीनेट और सिंडिकेट में सुधार किया जाए, सीनेट के सदस्यों की संख्या कम की जाए और इनका कार्यकाल सिर्फ 5 वर्ष रखा जाए। तो 1905 के जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था उसमें कार्यकाल सीनेट के सदस्यों का 5 वर्ष करने की बात कही गई है। अगला पॉइंट है हमारा सिंडिकेट के सदस्यों की संख्या 9 से 15 की जाए। तो सदस्य भी बढ़ाए गए, 9 से 15 किए गए। सीनेट में अध्यापकों एवं संबंधित कॉलेजों के विद्वानों को भी शामिल किया जाए। कॉलेजों को मान्यता देने की प्रक्रिया कड़ी बनाई जाए। जो महाविद्यालय मानक के अनुसार नहीं है उन्हें बंद कर दिया जाए। अगला पॉइंट है महाविद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति निष्पक्ष रूप से विश्वविद्यालय में हो। विश्वविद्यालय अधिनियम 1902 में अगला पॉइंट है हमारा मैट्रिक की परीक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए तथा वर्तमान इंटरमीडिएट की कक्षाएं खत्म करके BA को 3 वर्ष का कर दिया जाए। तो विश्वविद्यालय अधिनियम आयोग 1902 में BA को 3 वर्ष करने की बात कही गई और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं खत्म करने की बात कही गई। महाविद्यालयों को मनमानी फीस वसूलने का अधिकार न दिया जाए तथा इसकी जानकारी सिंडिकेट को दी जाए। महाविद्यालयों को परीक्षा प्रणाली और पारदर्शी बनाने के लिए नियम बताए गए। अगला पॉइंट है हमारा विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। तो इस विश्वविद्यालय अधिनियम का हम देख लेते हैं इसमें क्या सुझाव दिए गए तथा इसका क्या प्रभाव रहा। रैले आयोग की ज़्यादातर सिफारिशों को मानते हुए करजन से 21 मार्च 1904 को विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया गया है। तो 1902 का जो आयोग था उसके अनुसार विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पास किया गया, जिसके कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित दिए गए हैं। हम देख लेते हैं अब उसके कुछ प्रावधान जो हैं। पहला प्रावधान है विश्वविद्यालयों के सीनेट सदस्यों की संख्या घटा दी जाए तथा इसकी न्यूनतम संख्या 50 और अधिकतम संख्या 100 की गई। तो फ्रेंड्स, 1902 के आयोग में विश्वविद्यालय आयोग में जो बात कहा गया था कि सीनेट के सदस्यों को संख्या कम किया जाए, तो 1904 में विश्वविद्यालय नियम बना के उसकी संख्या कम कर दी गई और सीनेट का कार्यकाल भी 5 वर्ष का कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया। दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट है विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य और शोध कार्य भी शुरू किया जाए तथा छात्रावास एवं पुस्तकालय भी बनाए जाए। अगला पॉइंट है सीनेट के सदस्यों में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के विश्वविद्यालयों में चुने हुए सदस्यों की संख्या कम से कम 20 तथा बाकी विश्वविद्यालयों में कम से कम 15 हो। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का नेक्स्ट पॉइंट है
महाविद्यालयों की संबद्धता के नियम कठोर बना दिए गए और उनकी निगरानी का कार्य सिंडिकेट को दिया गया। अगला पॉइंट है, महाविद्यालयों के लिए यह सुनिश्चित कर दिया गया कि वे उसी विश्वविद्यालय में मान्यता लें जो उनके निर्धारित क्षेत्र में आता हो, इसलिए प्रत्येक विश्वविद्यालय का भौगोलिक क्षेत्र भी निश्चित कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, अगले पॉइंट पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरे खुद से लिखे हुए नोट्स हैं जो कि मैंने अपने खुद के एग्ज़ाम के लिए बनाए हुए हैं। और जानते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने खुद के लिए नोट जो बनाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और उसमें उन्हीं बातों को लिखता है जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। कर्जन की शिक्षा नीति। हमारा अगला पॉइंट है कर्जन की शिक्षा नीति। तो देख लेते हैं कर्जन की शिक्षा नीति में क्या क्या गया। विश्वविद्यालय आयोग गठित करने और विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करने के अलावा कर्जन ने 11 मार्च 1904 को एक शिक्षा नीति भी पारित की, जिसमें नोट में दिया गया हमारा पहला पॉइंट, भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना का श्रेय कर्जन को ही जाता है। तो फ्रेंड्स, जो विश्वविद्यालय का केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना का श्रेय जाता है वो कर्जन के ही जाता है, क्योंकि इसी के समय में ही विश्वविद्यालय आयोग और विश्वविद्यालय अधिनियम बनाए गए। तो वहीं से ही विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय कर्जन को जाता है। कर्जन की शिक्षा नीति का दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। वैसे तो कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय को कई अधिकार दिए, लेकिन विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में यह कहकर पूरा मामला बिगाड़ दिया कि विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को सरकार अमान्य कर सकती है। तो इसी के साथ हमारा कर्जन के जो सुझाव थे वो भी खत्म हुआ। और हमने पिछली वीडियो में जो भी वैदिक कालीन, बौद्ध कालीन, मुस्लिम कालीन, हंटर कमीशन और जो भी महत्वपूर्ण बातें देखी हैं, अब उनका हम क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा में कौन सा संस्कार होता था। तो वैदिककालीन शिक्षा में जो शुरुआती संस्कार होता था उस बौद्धकालीन शिक्षा का शुरुआत प्रवज्जा या पवज्जा संस्कार से होता था। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, सिद्धरस्तु पोथी में कितने अक्षर होते थे। सिद्धरस्तु पोथी में कुल कितने अक्षर होते थे? 49 अक्षर होते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वर्ड डिस्पैच को कहा जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक चार्ल्स गांड को माना जाता है। क्षत्रियों का उपनयन संस्कार किस मंत्र से होता था? त्रिष्टुप मंत्र से। तो ये सभी जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि आपके पिछले वीडियोस के ही नीचे तो इनके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, मैंने उन्हीं को लिखा है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा की शुरुआत किस संस्कार से होती थी। तो विद्यारंभ संस्कार से। बम्बई, कलकत्ता आदि विश्वविद्यालयों की स्थापना किस विश्वविद्यालय को आदर्श मान करके गई? लंदन विश्वविद्यालय को। अगला क्वेश्चन है, चारों वेदों को ज्ञाता को क्या कहते हैं। तो चारों वेदों के ज्ञाता को आदित्य कहा जाता था, और एक वेद के ज्ञाता को वसु, 2 वेदों के ज्ञाता को रुद्र, 3 वेद के ज्ञाता को माफ़ी चाहूँगा दोस्तों आपसे, एक वेद के ज्ञाता को स्नातक, 2 वेदों के ज्ञाता को वसु, 3 वेदों के ज्ञाता को रुद्र और 4 वेदों के ज्ञाता को आदित्य कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्राह्मण का ऊपरी वस्त्र किस जानवर की खाल का बना होता था। तो ब्राह्मण के ऊपरी वस्त्र की जो खाल होता है वह काले हिरण की खाल से बना होता था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्वासी, द्विज, ब्रह्मचारी, कुलवासी किस काल के विद्यार्थी को कहा जाता था। तो जो ब्राह्मण गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे शिक्षार्थी, तो उनको उस समय वैदिक काल में अंतर्वासी, द्विज और ब्रह्मचारी और कुलवासी कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैदिक काल में उन्हें ये सभी नाम दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, 10 शिक्षा प्रदानी किस काल की शिक्षा में था। तो बौद्ध धर्म में था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा में घर वापस लौटने का संस्कार क्या था। समावर्तन या समापवर्तन संस्कार। पहली बार भारतीय शिक्षा के लिए पैसे का आवंटन किस वर्ष हुआ था। 1813 के आज्ञा पर से हुआ था।
जिसके बाद से ही हमारा प्राच्य पाश्चात्य विवाद प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद की धारा कौन सी थी? तो धारा 43 थी। मैकाले की नीति को क्या कहते हैं? छन्नीकरण या निस्संदन का सिद्धांत, जिसमें उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा देने की बात कही गई थी ताकि उनसे छन कर निम्न वर्ग तक शिक्षा पहुंच जाएगा, लेकिन ये बहुत ही सफल नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है, मार्चमैन, वार्ड, कैरी तीनों को एक साथ क्या कहा जाता है? श्री रामपुर त्रिमूर्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपसंपदा संस्कार किस काल की शिक्षा में होता था? तो बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार होता था। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की? वारेन हेस्टिंग ने की। मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया? 2 फरवरी 1835 को विलियम बेंटिक को अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया। आज का इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्वविद्यालयों की सहायता अनुदान प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो 1854 में वुड के घोषणा पत्र से विश्वविद्यालयों में सहायता अनुदान प्रणाली की शुरुआत हुई। तो फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जो भी कमियाँ होंगी वो भी बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों किया ये भी बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।